हेलो। ये है चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। ये आपके यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 1 है। तो यहाँ पर जो पहला टर्म आता है उस टर्म का नाम है मियोसिस। मियोसिस में जैसे हम सभी जानते हैं रिडक्शन डिवीजन भी बोला जाता है। रिडक्शन डिवीजन मतलब एक डिप्लॉयड सेल से दो हैप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन होता है। आप इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं कैसे अलग अलग फेजेस के थ्रू एक डिप्लॉयड सेल ने आगे जाकर दो हैप्लॉयड गैमेट्स को फॉर्म किया है। दो हैप्लॉयड गैमेट्स को फॉर्म किया है इसका मतलब एक सेल टूट गई है अपने आधे आधे पार्ट्स में, तो 2n से बन गए हैं 2n। इसके बाद जो सेकेंड टर्म यहाँ पर यूज़ होने वाला है उसका नाम है सिनगैमी। सिनगैमी का सिंपल शब्दों में अर्थ है कि युग्मकों का संलयन। संलयन मतलब फ्यूजन, यानी दो सेल आपस में फ्यूज़ होगी, यानी यहाँ पर दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज़ होंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया मियोसिस और सिनगैमी ये दोनों ही इवेंट्स जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाले इवेंट्स हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो हम पहले देखने वाले हैं वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एग्जाम्पल। तो ये स्टेम का नेचुरल प्रोपगेशन का एग्जाम्पल है। आलू में आप देखते हैं स्वतः ही उसकी आंखें निकल आती है और फिर उसको अगर हम काट के प्लांट कर दें यानी ज़मीन में बो दें तो उससे एक नई प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये इसी तरह एक सिंपल सा एग्जाम्पल है किसका, नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से होने वाले वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। आगे हम इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखिए ये आपको दोबारा से आलू की ही पिक्चर नज़र आ रही है जिसमें उसकी आंखें यानी जर्मिनेटिंग बर्ड से एक नई प्लांट बॉडी ग्रो हो गई है। दूसरा एग्जाम्पल जो स्टेम के रूप में आता है वो है लहसुन या जिसे हम कहते हैं गार्लिक। इसमें भी आप देख सकते हैं इससे एक न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर हम इसकी एक यूनिट को अलग करके ज़मीन में बो दें यानी प्लांट कर दें तो उससे नए कम्प्लीटली न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। अगला एग्जाम्पल जो है वो है अरवी का जिसे हम इंग्लिश में कॉर्म कहते हैं। कॉर्म टाइप का इसमें स्टेम होता है। अरवी को भी ऐसे ही वेजिटेटिवली प्रोपगेट नेचुरली किया जा सकता है, यानी कोई मैन मेड एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है इसमें नेचुरली प्लांट बॉडी ग्रो कर लेती है। अरवी के बाद जो हम अगला एग्जाम्पल देख रहे हैं वो है अदरक का जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, जिंजर। अदरक में आप देख रहे हैं यहाँ पे इसके अपर पार्ट से स्वतः ही जो लीव्स है वो ग्रो करने लगे। आपको ग्रीनी फ्लैशी पार्ट दिखाई दे रहा होगा जो इसकी स्टेम से ग्रो कर रहा है। अदरक जो होता है वो बेसिकली स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है जिसमें स्टेम में स्टोरेज हो जाता है कुछ पार्ट्स का। ये तो रियल पिक्चर है, अब आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके दिखाया जाएगा। ये देखिए ये डायग्राम है जिसके अंदर आप देख सकते हैं नॉड और इंटरनॉड वाले पोर्शन क्लियरली दिखाई दे रहे हैं और नॉडल पोर्शन से नीचे की तरफ एडवेंटिशियस रूट निकल रही है और ऊपर की तरफ लीफ का फॉर्मेशन हो गया यानी एक नई प्लांट बॉडी का। तो अब अगर इस पार्ट को हम अलग करके ज़मीन में बो दें या प्लांट कर दिया जाए तो इससे एक कंप्लीट नई प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके बाद स्टेम का अगला एग्जाम्पल है मिंट। मिंट कैसा स्टेम होता है, इसमें सकर टाइप का स्टेम होता है। इसे हम इजीली पानी में या सॉइल में दोनों जगह पर बहुत इजीली ग्रो करवाया जा सकता है। मिंट एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। आप देखिए इस मिंट के एक पार्ट को यानी इसके स्टेम के एक हिस्से को कुछ समय के लिए वाटर में रखा गया और ये इजीली प्रोपगेट हो गया। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है स्टॉलन का। स्टॉलन भी स्टेम का ही मॉडिफिकेशन होता है जिसके लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जिसे हम जानते हैं स्ट्रॉबेरी के नाम से। देखिए स्वतः ही इसकी जो स्टेम थी वो टेढ़ी होकर ज़मीन के पैरेलल ग्रो कर रही है और फिर इसके नोडल पार्ट से एक नई प्लांट बॉडी ग्रो कर चुकी है। अब जो अगले पार्ट्स हम देखेंगे वो होंगे रूट्स के। ये आपको जो पिक्चर दिखाई दे रहा है ये शकरकंद का यानी स्वीट पोटैटो का पिक्चर है जो कि रूट का मॉडिफिकेशन होता है। इससे आप प्लांट बॉडी ग्रो होते हुए देख रहे हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कि इसका वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम वाटर में भी कर सकते हैं और सॉइल में भी किया जा सकता है। वाटर के कंटेनर में इनको रख देने से कुछ समय के लिए और इन्हें उपयुक्त टेम्परेचर मिलने पर ये ग्रो करने लग सकते हैं। आप देख रहे हैं इस पिक्चर में आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि नीचे की तरफ वाटर के अंदर वाले पार्ट में रूट्स भी डेवलप हो गई हैं और अपर पार्ट से लीव्स और बाकी पार्ट्स डेवलप हो रहे हैं, यानी एक शूट पार्ट ग्रो हो रहा है जिससे लीफ भी लग रही है और वो आगे ग्रोथ भी कंटिन्यू कर रहा है। तो ये था रूट का एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल है लीफ का। लीफ में बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है और सबसे कॉमन एग्जाम्पल है जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, ब्रायोफिल्म के नाम से जानते हैं। ब्रायोफिल्म ये पौधा होता है जिसकी लीफ मार्जिन से आप देख सकते हैं इस पिक्चर में इसकी लीफ के मार्जिनल पार्ट से नए पौधे निकल रहे हैं और ये जो नई आउटग्रोथ जो निकल रही है इनसे नीचे की तरफ रूट का फॉर्मेशन भी हो रहा है।
ये दूसरा पिक्चर है, ये सारे रियल पिक्चर्स है ताकि आप लोग अच्छे से रिलेट कर पाएँ इन एग्जाम्पल को। इसलिए मैं आपको पहले ये एग्जाम्पल्स दिखा रही हूँ ताकि आगे जब मैं इनका नाम लूँ तो आप इजीली रिकॉल कर पाएँ कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। आप इसमें देख सकते हैं ब्रायोफिल्म की लीफ एजेस से सब जगह से क्या हो रहा है, एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है। कुछ समय बाद इस प्लांट को प्लांट कर दिया जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे बिग्नोनिया का। बिग्नोनिया में भी लीफ से ही होता है, पर लीफ के पीटियोल पार्ट से होता है। पीटियोल पार्ट क्या होता है, वो स्टेम जैसा पार्ट या वो स्टेम जैसा दिखने वाला पार्ट जिस पर लीफ लगी हुई होती है। आप देख सकते हैं एक बड़ी लीफ को सीधा ही पॉट में प्लांट कर दिया गया है जिसके पीटियोल पार्ट से छोटी छोटी और लीव्स निकल रही हैं। अगला एग्जाम्पल है अगेव का। अगेव का एग्जाम्पल किस प्रकार से दिखाई देता है, अगेव में जो उसका बड होता है जहाँ से फूल लगने वाले होते हैं उस जगह पर, फ्लावर्स लगने की जगह पर ये छोटे छोटे बल्बिल स्ट्रक्चर्स निकल जाते हैं। फिर इन्हें ज़मीन में प्लांट कर दिया जाता है जिससे कि न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। आप इस पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं ये बल्बिल्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं अगेव के, ये क्लियरली उसके एरियल पार्ट यानी जहाँ पर रिप्रोडक्टिव पार्ट था उससे डायरेक्टली अलग किए हुए हैं। यहाँ से इसे अगर प्लांट कर दिया जाए तो कुछ समय बाद इसमें रूट का फॉर्मेशन भी इजीली हो जाएगा। तो ये तो था नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब आर्टिफिशियली इसे कैसे करवाया जाता है। आर्टिफिशियली करवाने में पहला मेथड है कटिंग। कटिंग में क्या होता है, जैसे ये आपको जास्मिन यानी चमेली का एग्जाम्पल दिख रहा है, आप सीधे ही चमेली की स्टेम को कट करके ग्रो कर सकते हैं। जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है, इसके स्टेम को कट करके ग्रो कर दिया गया है। ये सबसे ईजी टाइप का वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। आपको एक और पिक्चर दिखाती हूँ जिसमें आपको इसका रूट फॉर्मेशन भी नज़र आ रहा होगा। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इसे वाटर शैलो सॉइल में ग्रो किया गया और इसको निकाल के इसके रूट ग्रोथ को दिखाया गया है। किससे, स्टेम प्रोपगेट करके इसके स्टेम को कट करके प्लांट कर दिया गया जिससे इसमें कुछ समय बाद रूट की ग्रोथ इंड्यूस करवाई गई। अब दूसरा कटिंग का एग्जाम्पल आता है रूट को कट करके प्लांट करना यानी कटिंग बाय रूट। तो रूट को कैसे कट किया कर दिया जाता है, आप इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन विद रूट कटिंग में कि रूट के इस पार्ट को यहाँ से कट कर दिया गया, उसके बाद इसे एक अलग सॉइल में प्लांट कर दिया गया है जिसमें कुछ समय बाद लीफ का जनरेशन यानी शूट पार्ट का जनरेशन हो गया है। और ये एक बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये होती है कि रूट का जब भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवाया जाता है कटिंग की प्रोसेस के थ्रू, तो रूट को हमेशा वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर लगाया जाता है। आप देख सकते हैं इन सभी पॉट्स में इनको सीधे खड़ा किया गया यानी स्टैंडिंग पोजीशन में। इस स्टैंडिंग पोजीशन को हम वर्टिकल टर्म से भी डिनोट करते हैं, तो याद रखिएगा वर्टिकल मतलब स्टैंडिंग पोजीशन होती है। ये एक और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें स्टेम कटिंग दिखाई गई है। स्टेम कटिंग में आप देख सकते हैं इसको हल्का सा टेढ़ा लगाया गया है। टेढ़ा क्यों लगाया गया है, क्योंकि आपको ये जो ब्लैक ब्लैक लाइन दिख रही है स्टेम के बीच में, इस पार्ट को हम नॉड या पर्वसंधि कहते हैं। इस पर्वसंधि से रूट का फॉर्मेशन होता है, इसलिए ये ज़रूरी होता है कि इसके एक पर्वसंधि को ज़मीन के भीतर रखा जाए। अब ये दूसरा एग्जाम्पल है जिसे हम लेयरिंग कहते हैं। लेयर जैसे कटिंग में हमने किया था, एक पार्ट को कट कर लिया था। लेयरिंग में ऐसा नहीं होता, लेयरिंग में किसी भी पार्ट को कट नहीं किया जाता। क्या किया जाता है, सीधे ही इसे दबा दिया जाता है। आप इसमें देख सकते हैं इसके एक तने को सीधा ही दबा दिया गया है जिससे कि वो आगे और ग्रो कर रहा है। फिर जब ये उपयोग ग्रोथ कर लेगा तो इसे अलग कर लिया जाएगा। ये जो दूसरा एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ये भी लेयरिंग का ही है और ये प्लांट है स्ट्रॉबेरी का। स्ट्रॉबेरी में भी इस प्रकार करवाई जाती है, जैसे नेचुरली भी होती है ये प्रोसेस स्ट्रॉबेरी में, हम अपनी इच्छा अनुसार भी करा सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं एक अलग गमले में इसे ग्रो कर दिया जा रहा है, यानी एक अलग कंटेनर में ग्रो कर दिया जा रहा है। कटिंग के बाद जो अगला पार्ट आता है उसे, इस लेयरिंग का ही जो अगला पार्ट आता है उसे कहते हैं गुट्टी फॉर्मेशन। गुट्टी फॉर्मेशन में क्या होता है, ये स्टेम का एक हिस्सा है जिसमें आप देख सकते हैं इसका बार्क हटाया हुआ है एक रिंग के फॉर्म में। इस बार को हटाने के बाद क्या किया जाता है, इस जो खाली जगह बची है ना, यानी जहाँ पे जो इंटरनल पार्ट अब बाहर एनवायरनमेंट के टच में आ गए हैं, इन्हें कवर कर दिया जाता है। किससे कवर कर सकते हैं, वेट मॉस से कवर करते हैं, वेट कॉटन से कवर करते हैं या गीली मिट्टी से कवर करते हैं और इन्हें पानी के कांटेक्ट में रखा जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बॉटल के अंदर इसे फिक्स किया गया और पीछे आप देख सकते हैं कि एक कपड़े से इसे कवर किया गया है ताकि ये कंटिन्यूटी रखे, ये वेट हो सके। इसके वेट रहने के बाद फिर इसमें ही कुछ टाइम बाद क्या होने लगता है, रूट का फॉर्मेशन होने लगता है। इस पिक्चर में, इस डायग्राम में बहुत ही ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट किया गया है। आप देख सकते हैं कि पहले पिक्चर में तो आपको दिखाया गया है कि इसके स्टेम को कट किया जा रहा है, वो रिंग के फॉर्म में, यानी स्टेम का जो बाहरी हिस्सा था उसे हटाया जा रहा है, फिर उसे कवर किया जा रहा है। हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है यानी सिलेबस का स्टार्टिंग, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर का नाम है
रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स के लिए पहले हम ओवरव्यू लेंगे, यानी एंजियोस्पर्म्स होते क्या हैं, इनका जीवन काल कैसे चलता है, इनकी लाइफ साइकिल कैसे होती है। तो लाइफ साइकिल से स्टार्ट करते हैं। लाइफ साइकिल के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो सबसे लंबा पीरियड होता है, उसे कहते हैं स्पोरोफिटिक पार्ट, यानी बीजाणुद्भिद। ये पार्ट होता है डिप्लॉइड यानी द्विगुणित। इसी पर इनकी मेन प्लांट बॉडी बनती है। मेन प्लांट बॉडी यानी पादप के सभी पार्ट, जैसे रूट, स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस, ये सारे पार्ट्स इसी पार्ट पे डिपेंडेंट होते हैं। ये लॉन्ग लिव्ड होती है यानी दीर्घजीवी, और ऑटोट्रॉफिक स्वयंपोषी। स्वयंपोषी किसके कारण? क्योंकि यहाँ पर लीव्स प्रेजेंट होते हैं जो सनलाइट की प्रेजेंस में एनर्जी का प्रोडक्शन करते रहते हैं। सेकेंड पार्ट जो इसकी लाइफ साइकिल का आता है वो होता है गैमेटोफिटिक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं युग्मकोद्भिद, जो होता है युग्मकों का निर्माण का काल। यानी इसमें दो गैमेट्स बनेंगे जिनके फ्यूजन से सीड का फॉर्मेशन होगा, और ये सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम यानी एक निश्चित अंतराल या निश्चित समय में ही संपन्न होता है। इस समय को हम रिप्रोडक्टिव काल या प्रजनन प्रावस्था कहते हैं हिंदी में। तो ये काल कैसा है? शॉर्ट लिव्ड, अल्पजीवी, और शॉर्टेंड यानी ह्रासित, क्योंकि ये बहुत कम समय के लिए होता है। हैप्लॉइड फेज होता है क्योंकि इसमें अगुणित बीजाणुओं का, अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है, और इनके संलयन से एक नई प्लांट बॉडी यानी सीड का फॉर्मेशन होता है। इस फेज के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये इंडिपेंडेंटली कभी भी सरवाइव नहीं करेगी, यानी अकेला गैमेट कभी भी लिविंग स्टेज यानी जीवित अवस्था में उपस्थित नहीं रह सकता। इसलिए लास्ट में ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन मैंने लिखी है, डिपेंडेंट और डेवलप्ड ऑन स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, या बीजाणुद्भिद पर आश्रित, यानी पूर्णतः ये डिपेंडेंट होता है किस पर? मेन प्लांट बॉडी पर। इसके बिना ये सर्वाइव नहीं कर सकता। रिप्रोडक्शन मेनली टू टाइप्स का होता है। इन दोनों टाइप्स में दो सबसे कॉमन और सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल्स है। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अलैंगिक जनन, और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको कहा जाता है लैंगिक जनन। इन दोनों में बेसिक डिसिमिलरिटी यानी बेसिक अंतर यही होता है कि यहाँ पर जो नया ऑफस्प्रिंग या जो भी संतति बनेगी वो पेरेंट प्लांट से बिल्कुल सिमिलर होगी हर बेसिस में, जेनेटिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली भी, यानी आनुवांशिक रूप से भी और फिनोटिकली भी, यानी दिखाई देने में भी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विभिन्नता आती है, यानी वेरिएशन डेवलप हो जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाले दो मेन इवेंट्स जिनको हम कहते हैं मियोसिस और सिनगैमी, ये दोनों ही नहीं होते। इसलिए यहाँ पे मैंने बोल्ड में लिखा है इम्पॉर्टेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी नहीं होगा। अब बात आई कि ये मियोसिस और ये सिनगैमी होती क्या है। मियोसिस को हिंदी में कहते हैं अर्धसूत्रण। बेसिकली मियोसिस में क्रोमोसोम का जो भी सेट होता है, यानी गुणसूत्रों का प्रत्येक सेट आधा आधा बढ़ जाता है दोनों ऑफस्प्रिंग में। ये एक्टिविटी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, पर यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला कि यहाँ पर जो भी संतति बनेगी वो पेरेंट प्लांट से बिल्कुल सिमिलर होगी, तो ये एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होगी। सेकेंड एक्टिविटी का क्या नाम है? सिनगैमी। सिनगैमी का बेसिकली मतलब होता है कि मियोसिस के रिजल्ट में जो दो सेट ऑफ क्रोमोसोम मिलेंगे, यानी यहाँ पे जो बट रहे थे एक मेल का और एक फीमेल का, उनका फ्यूजन होगा जिससे कि वेरिएशन क्रिएट होगा। उस एक्टिविटी को यानी उस फ्यूजन की प्रोसेस को कहते हैं सिनगैमी, यानी युग्मक का संलयन। मेल और फीमेल हैप्लॉइड गैमेट्स का, हैप्लॉइड युग्मकों का संलयन वो यहाँ पर नहीं होगा। इसके बाद इसे असंग जनन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मियोसिस और सिनगैमी नहीं होती। इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या दो मेन इवेंट्स नहीं होंगे? मियोसिस यानी अर्धसूत्रण, दूसरा सिनगैमी या युग्मक संलयन, ये नहीं होगा। इनके नहीं होने के कारण इसे एपोमिक्सिस कहते हैं या असंग जनन कहते हैं। तो क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक्सप्लेन करो या असंग जनन या एपोमिक्सिस को एक्सप्लेन करो। दोनों की डेफिनेशन बिल्कुल सिमिलर है, पर आपको ध्यान रखना है जब आप एपोमिक्सिस को डिफाइन करोगे तो आप ये दोनों टर्म्स का प्रॉपरली यूज करोगे, क्योंकि इनके बिना इसकी डेफिनेशन इनकम्प्लीट होगी। आगे देखिए, डेवलप्ड ऑफस्प्रिंग इज जेनेटिकली डिसिमिलर टू पेरेंट प्लांट। ये एक्टिविटी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में।
यहाँ पर ये बिल्कुल ही सिमिलर होगा, यानी यहाँ पर मैं इसमें से ये डिस वर्ड हटा सकती हूँ, जिसके कारण अब क्या हो गया, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर बन गया कि जो भी ऑफस्प्रिंग बनेगा वो पेरेंट प्लांट से बिल्कुल सिमिलर होगा। किस रूप में? जेनेटिकली भी। अब जेनेटिकली सेम है तो फिनोटाइपली भी सेम होने ही वाला है। इसलिए अर्थात पुत्री पीढ़ी संतति पीढ़ी से आनुवांशिक रूप से समान होती है। इसको आगे दो टाइप्स में बांटा गया है। पहला टाइप है एगेमोस्पर्मी या अनिषेक बीजता। इसका मीनिंग ही इसके नाम में छिपा हुआ है। ए का मतलब होता है विदाउट या नो, हिंदी में भी ए का मतलब होता है विदाउट या नो। दूसरा वर्ड क्या है? गैमो। गैमो या निषेचन, इसका मतलब होता है फर्टिलाइजेशन, यानी मियोसिस के रिजल्ट में जो इवेंट होने वाला है वो यहाँ पर नहीं होगा। ए मीन्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। स्पर्मी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सीड, स्पर्म का मतलब होता है सीड, सीड का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। इसलिए इस टर्म का ही मतलब क्या हो जाता है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसीलिए इसका नाम क्या है? एगेमोस्पर्मी। हिंदी में क्या? अनिषेक बीजता, यानी बिना निषेचन के बीज का डेवलपमेंट हो जाएगा। अब बिना निषेचन के बीज का डेवलपमेंट कैसे होगा? नॉर्मली हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि गैमेट के फ्यूजन से सीड का फॉर्मेशन हो गया, पर यहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जाएगी कि जो पार्ट सीड फॉर्म कर रहा है उसके आसपास वाला कोई भी सेल ये एक्टिविटी को गेन कर लेगा या अपने आप का ओवर प्रोडक्शन करने लग जाएगा, जिसकी वजह से वो सीड का रूप ले लेगा, जो एक्चुअल सीड नहीं है, यानी वो फॉल्स सीड है, मिथ्या सीड है। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं? अनिषेक बीजता, बिना निषेचन के बना हुआ सीड। दूसरा टर्म जो यहाँ पे आता है, यानी इसका दूसरा टाइप, वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन या कायिक प्रवर्धन। इसमें क्या होता है कि प्लांट का कोई भी कायिक पार्ट बेसिकली क्या होता है, जिसमें सारा 2n यानी डिप्लॉयड कंडीशन होती है, जैसे स्टेम, लीफ, रूट, उसके किसी भी पार्ट से कोई नया बॉडी डेवलप हो। जैसे हम देखते हैं कि कैरेट के अगर रूट को हम नीचे से कट करके यूज़ कर ले और उस ऊपर से बचे हुए पार्ट को वापस से ग्रो कर दिया जाए या वाटर में स्टोर कर दिया जाए तो वापस से उसके ऊपर लीव्स का जनरेशन होने लग जाता है और कुछ टाइम बाद रूट भी रीजनरेट हो जाती है। तो वो क्या हो गया? कायिक प्रजनन का एग्जाम्पल हो गया। किसका? वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, क्योंकि पार्ट किसने लिया? किसी वेजिटेटिव पार्ट ने। रूट क्या हुआ? वेजिटेटिव पार्ट। पुराना पार्ट हमने यूज कर लिया और नए पार्ट से दूसरा प्लांट बॉडी भी बना लिया। तो ऐसे होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एगेमोस्पर्मी या अनिषेक बीजता। ए मतलब विदाउट, गैमेस मतलब फर्टिलाइजेशन और स्पर्मी यानी स्पर्मा का मतलब होता है सीड, यानी बिना निषेचन के उत्पन्न हुआ बीज। यानी इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन में जो सीड का डेवलपमेंट होगा वो बिना निषेचन के होगा। ऑफस्प्रिंग डेवलप बाय सीड बट डेवलप्ड विदाउट मियोसिस और सिनगेमी, यानी यहाँ पर जो भी संतति बनेगी उसका निर्माण तो सीड से ही होगा जैसे नॉर्मल प्लांट्स का होता है, पर वो सीड कैसे बना होगा? बिना मियोसिस के और बिना सिनगेमी के। सेकेंड टाइप जो यहाँ पर आता है वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन या रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कायिक भाग यानी वेजिटेटिव पार्ट को यूज किया जाता है, इसलिए इसे रीजनरेशन ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स भी कहते हैं। रीजनरेशन ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स यानी उनको पुनर्जीवित करना। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कैरेट का एग्जांपल दिया, एक पार्ट को यूज कर लिया, उसका कुछ भाग स्टोर कर लिया और फिर उसी को रीजनरेट कर लिया, उसी से प्लांट को वापस उत्पन्न कर लिया, इसलिए रीजनरेशन या पुनरुद्भवन हिंदी में। ऑर्गन यूज यानी इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए जिस किसी भी ऑर्गन का यानी प्लांट के जिस किसी भी पार्ट का हम यूज़ कर रहे हैं उस पार्ट को प्रोपग्यूल कहते हैं। जैसे अगर मैंने लीफ की हेल्प से प्लांट जनरेट किया या ब्रांच यानी स्टेम की हेल्प से प्लांट जनरेट किया या रूट के हेल्प से प्लांट जनरेट किया, तो अगर मैं रूट को यूज़ कर रही हूँ तो उस समय उस रूट को हम बोलेंगे प्रोपग्यूल। अगर मैं स्टेम या ब्रांच यूज़ कर रही हूँ तो उस समय उसे कहेंगे प्रोपग्यूल। यानी जो भी पार्ट यूज़ किया जाएगा इस प्रोसेस के लिए उसे क्या कहेंगे? प्रोपग्यूल। अब ये दोनों मीन से होता है, यानी प्राकृतिक रूप से भी होता है और मैन मेड यानी आर्टिफिशियली भी होता है। प्राकृतिक रूप को नेचुरली और मैन मेड रूप को आर्टिफिशियली। नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपगेशन स्टेम, रूट, लीफ, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सभी में होता है। स्टेम का सबसे सिंपल एग्जाम्पल हम सभी ने देखा है पोटैटो।
आलू में जो आँखें निकलती है देखी होगी सबने, उसे स्टेम, आलू क्या होता है बेसिकली स्टेम का ही मॉडिफिकेशन होता है। तो यहाँ पर नेचुरली हो रही है ये प्रोसेस, कोई मैन मेड एफर्ट नहीं लगा बीच में, तो इसे क्या कहेंगे नेचुरली मॉडिफाइड स्टेम या नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम। इसी तरह रूट के एग्जाम्पल में हम शकरकंद ले सकते हैं, क्योंकि शकरकंद यानी मीठे आलू जो होते हैं वो रूट का पार्ट होते हैं, उसे भी अगर वापस बो दिया जाए या उसके भी किसी फ्रेश पार्ट को कट करके बो दिया जाए तो उससे प्लांट का जनरेशन हो जाता है। लीव्स का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम नाम का एक पौधा होता है इस प्रकार का, उसकी लीफ की एजेस ऐसी होती है कंटीली, और इन एजेस से ये जो कनोर यहाँ पर बीच में आ रही है, जो एजेस यहाँ पर छूट रही है यानी मार्जिन्स, यहाँ से क्या होता है फिर से लीफ जनरेट होने लगते हैं और उस लीफ से कुछ स्टेम जनरेट होने लगते हैं इस प्रकार से। और जैसे ये थोड़ा अच्छा डेवलप हो जाते हैं उसके बाद ये पार्ट ज़मीन पर गिर जाता है और उससे न्यू प्लांट का जनरेशन हो जाता है, इससे लीफ के द्वारा। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में हम फ्लावर को यूज़ करते हैं। फ्लावर ही प्लांट का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। अगर किसी फ्लावर की हेल्प से, यानी जैसे अगेव प्लांट का एग्जाम्पल इसमें बहुत पॉपुलर है। अगेव प्लांट होता है इस प्रकार, उसकी लीव्स इस प्रकार होती है, और वेजिटेटिव फेज में क्या होता है उसके ऊपर यहाँ पर एक स्टॉक का डेवलपमेंट होता है, फिर इस स्टॉक पर ऊपर जाके फ्लावर लगने होते हैं। पर इसमें क्या हो जाता है फ्लावरिंग बर्ड की जगह पर कुछ छोटे छोटे लीफ जैसे बर्ड लगने लग जाते हैं जो इससे बहुत सिमिलर होते हैं, यानी इसका एक छोटा रूप होता है। कुछ समय बाद जब ये ग्रोथ अटेन कर लेंगे फिर ये भी यहाँ से डिटैच होकर ज़मीन पर गिर जाएंगे और न्यू प्लांट बॉडी को जनरेट कर देंगे। इस तरह से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जगह वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम यानी तने के द्वारा तने के कई सारे मॉडिफिकेशन है, उन्हीं मॉडिफिकेशंस का एग्जाम्पल लेके हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। पहला एग्जाम्पल प्रकंद यानी अदरक, उसका एग्जाम्पल अदरक है उसके द्वारा। कंद जिसका एग्जाम्पल आलू है उसके द्वारा। शल्ककंद जिसका एग्जाम्पल लहसुन है जिसे स्केली बल्ब कहते हैं उसके द्वारा। घन कंद जिसका एग्जाम्पल अरवी है जिसका एग्जाम्पल जिसे कॉर्न कहते हैं। अपरी भूस्तानी जिसे रनर कहते हैं, रनर क्योंकि इसका स्टेम अर्थ सरफेस के ऊपर फ्लोट करता है यानी ऊपर ग्रो करता है। उसके हॉरिजॉन्टल यानी अगर ये अर्थ सरफेस है तो इसके ठीक ऊपर ऐसे डायगोनली ये मूव करेगा। एग्जाम्पल है इसका घास। अंतःभूस्तारी जिसे सकर भी कहते हैं, इसका एग्जाम्पल है पुदीना। भूस्तारी जिसका एग्जाम्पल दोबारा है घास, इसे स्टोलन भी कहते हैं। फिर दूसरा टाइप है इसका बाय रूट। इसके सिंपल एग्जाम्पल यानी रूट आपने देखा होगा नीम के पेड़ के किनारे पर हमेशा उसके साथ एक छोटा सा नीम का पौधा भी ज़रूर होता है, तो ये डायरेक्टली नेचुरली रूट से मॉडिफाई हो जाता है। तो इसके नेचुरली होने वाले कुछ एग्जाम्पल नीम, चमेली, शीशम का पेड़, ये सिंपल एग्जाम्पल है। इसमें एक अलग मॉडिफिकेशन है, यानी जैसे यहाँ पर हमने स्टेम के मॉडिफिकेशन देखे थे, वैसे अगर रूट के मॉडिफिकेशन काम में आए, यानी रूट का कोई भाग फैट हो जाए यानी अपने अंदर फैट का या वाटर का स्टोरेज करने लग जाए, तो उस पार्ट को हम ट्यूबरस रूट कहेंगे। तो यदि ट्यूबरस रूट डेवलप हो जाए किसी एडवेंटिशियस बर्ड में, एडवेंटिशियस बर्ड यानी अपस्थानिक कलिका में, साइड से निकलने वाली कलिका, उसमें अगर वो डेवलप हो जाती है तो उस कलिका से यदि आगे जाकर कोई प्लांट बॉडी ग्रो होती है तो ये इस टाइप में आता है। इसके एग्जाम्पल है शकरकंद, एस्पैरागस और डहेलिया प्लांट। बाय लीव्स यानी लीफ के द्वारा, मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जाम्पल दिया था ब्रायोफिलम का, यहाँ पर किसके द्वारा होता है लीफ एजेस के द्वारा यानी लीफ मार्जिन से। इसका एक और एग्जाम्पल है बिग्नोनिया। बिग्नोनिया में क्या होता है लीफ पीटियोल से। पीटियोल क्या पार्ट होता है, जैसे ये पार्ट है और इसके ऊपर लीफ लगी हुई है, तो इस पार्ट को, इस स्टॉक को हम पीटियोल कहते हैं। बिग्नोनिया में इस पीटियोल से भी कुछ पर्णकलिका, कुछ कलिकाएं निकलती है जो आगे जाके लीफ का फॉर्मेशन कर लेती है और इससे नीचे रूट का फॉर्मेशन होने लगता है। तो या तो पीटियोल से या यहाँ पर लीफ वेन, ये जो इसके अंदर ये जो पार्ट है इसे वेन कहते हैं। ये मिड वेन होती है और ये साइड में एसेसरी वेन्स भी होती है। तो अगर मिड वेन या एसेसरी वेन पार्ट ले और आगे पार्ट बनाए यानी लीफ या रूट का मॉडिफिकेशन करे तो ये इसके द्वारा होता है। इसका एग्जाम्पल कौन है, बिग्नोनिया प्लांट। बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसमें क्या होता है कि कुछ प्लांट्स मेक बल्बिल्स। बल्बिल्स जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको अगेव प्लांट का एग्जाम्पल देके समझाया था,
इसमें क्या होता है, जैसे ये इनकी मेन प्लांट बॉडी है जो बेसिकली ऐसी ही होती है, पर रिप्रोडक्टिव फेज में आने के बाद ये एक स्टेम में मॉडिफाई हो जाता है, यानी एक आउटग्रोथ ले आता है। इस आउटग्रोथ के ऊपर एक जनरेटिव सेल्स का यानी फास्ट डिवाइडिंग सेल्स का ग्रुप बन जाता है, जिसे बहुकोशिकीय पत्रकलिका कहते हैं, जो आगे जाके लीफ का फॉर्मेशन करेगी। इसे इसलिए पत्रकलिका जो कैसी होती है, बहुकोशिकीय, मल्टी सेलुलर। तो यहाँ पर अगर ये ऐसे ही किसी छोटी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर ले, किसके जगह पर, फ्लावर्स फॉर्म करने की जगह पर, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है सम प्लांट्स मेक बल्बिल्स इंस्टेड ऑफ फ्लावर बड्स, जो आगे जाके क्या करेंगे, मेन प्लांट बॉडी से अलग हो जाएंगे, भूमि पर स्थापित हो जाएंगे, यानी ग्राउंड लेवल पर स्टेबल हो जाएंगे और नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर लेंगे। इसके एग्जाम्पल क्या है, अगेव जिसको रामबांस भी कहते हैं, और दूसरा है डायोस्कोरिया जिसे हम हिंदी में रतालू कहते हैं। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेनली मैनमेड होता है, यानी मनुष्य द्वारा निर्मित, क्योंकि मनुष्य इसे अपने यूज़ के लिए करता है, यानी अपने यूज़ के लिए, इकोनॉमिक यूज़ के लिए, इकोनॉमिक वैल्यू के लिए, यानी यहाँ पर उन्हीं प्लांट्स का यूज़ किया जाएगा जिनसे कोई ना कोई उत्पाद प्राप्त हो या जिन्हें वेजिटेबल्स या फ्रूट के रूप में सेल किया जाता हो। इसलिए यहाँ पर मेंशन है कि ये इकोनॉमिक यूज़ के लिए किया जाता है और मैनमेड होता है, क्योंकि ह्यूमन को इसकी आवश्यकता है। अब इसके टाइप्स होते हैं, इसके मेनली 3 ही टाइप्स है। पहला है कटिंग। कटिंग के अंदर क्या होता है कि मेनली प्लांट के किसी भी पार्ट को कट कर कर उसे प्लांट कर दिया जाता है, जिससे बाद में न्यू प्लांट बॉडी ग्रो कर लेती है। सेकेंड है लेयरिंग। लेयरिंग में प्लांट बॉडी से कुछ भी अलग नहीं किया जाता है। जैसे कटिंग में हम प्लांट बॉडी के एक पार्ट को काट कर ग्रो कर लेंगे, या तो स्टेम को या रूट को। लेयरिंग में उसे अलग नहीं किया जाएगा। तीसरा है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, एक प्लांट बॉडी को दूसरी प्लांट बॉडी से अटैच किया जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कटिंग के साथ। कटिंग में पहला पार्ट है स्टेम कटिंग। यहाँ पर सिंपली बाय कटिंग स्टेम एंड प्लांटिंग देम, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस होती है। यहाँ पर सिंपली हम क्या करते हैं, स्टेम को कट करते हैं और उसे प्लांट कर दिया जाता है। इसके बहुत से सिंपल एग्जांपल अपन अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं, जैसे चमेली की बेल हुई या बोगनवेलिया की बेल हुई। हमें अपने घर में या आसपास किसी गार्डन में लगानी होती है, तो हम वहाँ से उसका एक टहनी तोड़ कर ले आते हैं और फिर उसी को ज़मीन में लगा दिया जाता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो अच्छे से ग्रो करने लग जाती है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इसको यूज़ करने के, यानी इस प्रोसेस को करने के लिए कुछ फैक्टर्स यानी कुछ महत्वपूर्ण कारक है जो इस पर प्रभाव डालते हैं। जैसे जिस प्लांट से हमने वो पार्ट लिया है, यानी जिस प्लांट का पार्ट हमने कट किया है उसकी एज, तो एज ऑफ पेरेंट प्लांट। फिर दूसरा क्या, लेंथ, जिस पार्ट को हम लगा रहे हैं, यानी जो हमारा प्रवर्त है जिसको हम काट कर लाए लगाने के लिए, उसकी लेंथ, यानी अगर वो बहुत छोटा हुआ तो उसमें इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वो रूट जनरेट कर पाए और फिर आगे ग्रो कर पाए, क्योंकि प्लांट को स्टेबल होने के लिए सबसे पहले रूट जनरेट करनी होगी और उस प्रोसेस में काफ़ी एनर्जी यूज़ होती है। यानी हम जो प्रवर्त लाएंगे उसकी लेंथ अच्छी होनी चाहिए। और थर्ड पार्ट एनवायरनमेंट ऑफ प्लांटिंग, यानी जिस समय रोपण किया जा रहा है उसका एनवायरनमेंट। आप बहुत ही गर्मी के मौसम में, ग्रीष्म ऋतु में कोई टहनी तोड़कर लाएं और लगा दें तो वो इतनी आसानी से नहीं लगेगी। उसके कंपैरिजन में हम अगर रेनी सीजन में ये प्रोसेस करें तो ये 1-1.5 हफ्ते में आसानी से लग जाएगी। इसलिए एनवायरनमेंट इसका, ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो स्टेम कटिंग को इफेक्ट करते हैं। इसके एग्जाम्पल शुगर कैन को लार्ज स्केल पर स्टेम की कटिंग से ही ग्रो किया जाता है। दूसरा है रोज प्लांट को नॉर्मल गार्डनिंग प्रोसेसेस के लिए और अपने फैमिली गार्डन या लॉन्च में भी इस प्रोसेस के थ्रू ग्रो किया जाता है। ग्रेप्स और बोगनवेलिया, ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है इस प्रोसेस के। स्टेम कटिंग के बाद इसका दूसरा टाइप आता है रूट कटिंग। रूट कटिंग में क्या किया जाता है, देखिए, रूट कटिंग्स आर प्लांटेड vertically so that adventitious bud present on the top can grow easily। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे ये कोई प्लांट सरफेस है, ये कोई प्लांट था, हम इसकी रूट को कट कर रहे हैं। अब ये अच्छी खासी रूट है जिसे हमें कट करना है। मैंने इसे ऐसे कट कर लिया, ये पार्ट मैंने निकाल लिया, समझिए, ये पार्ट मैं यहाँ लाई। तो अब मैं इसको अगर ऐसे डाल दूंगी तो ये रूट को बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा ग्रो करने के लिए। यानी ये रूट को पहले तो अच्छा खासा लेंथ में भी होना पड़ेगा और वेथ में भी, यानी मोटाई में भी अच्छा खासा चौड़ा होना पड़ेगा, जिसके कारण ये ग्रो कर पाए। इस स्थिति से बचने के लिए, क्योंकि इसमें
श्योरिटी नहीं होती कि हमारा प्लांट ग्रो ही कर जाए। तो इसे 100% रिजल्ट देने के लिए क्या किया जाता है, यानी 100 नहीं कहूँगी, 95% रिजल्ट देने के लिए क्या किया जाता है, इसे वर्टिकली यानी ऐसे ऊर्ध्व रूप में खड़ा किया जाता है। यानी ये कट मैंने लिया, अब मैंने इसे ऐसे प्लांट कर दिया। अब इस टॉप मोस्ट पार्ट पे क्या होगा, कोई नोड या इंटरनोड रीजन होगा जिसके वजह से इजीली ऊपर की तरफ कोई कलिका ग्रो कर पाएगी और रूट आगे नीचे की तरफ अपना ग्रोथ कर लेगी। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसे वर्टिकली ग्रो किया जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है लेमन, गुआवा यानी अमरूद, एप्पल, चेरी एसेट्रा। कटिंग के बाद जो सेकेंड टाइप आता है उसे हम कहते हैं लेयरिंग। लेयरिंग में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इसमें प्लांट के किसी भी पार्ट को पेरेंट प्लांट बॉडी से अलग नहीं किया जाएगा, उसे सिर्फ सॉइल में डुबो दिया जाएगा, यानी एक तरह से सॉइल में दबाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कटिंग की तरह पेरेंट प्लांट से कुछ भी पार्ट को अलग नहीं किया जा रहा है। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पे ये बात मेंशन की है कि ईयर, स्टेम और रूट आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट प्लांट, सेपरेट नहीं किया जाएगा। इसके 3 मेन टाइप्स होते हैं। पहला है माउंट लेयरिंग, जिसे टीला दाब कहते हैं। माउंट लेयरिंग में क्या किया जाता है कि किसी लंबे झुके हुए तने को जमीन में दबा दिया जाता है और इस बात का ध्यान रखा जाता है, रिमेंबर दैट एटलीस्ट 1 और मोर नोड्स या पर्वसंधि। अभी पर्वसंधि क्या होती है, जैसे ये कोई सिंपल तना है, इस पर आपने कुछ ऐसी लाइंस देखी होंगी जिससे यहाँ पर लीव्स या कोई अन्य तना निकलता है। इस पार्ट को पर्वसंधि कहते हैं और इसके बीच वाले पार्ट को पर्व कहते हैं। यानी इंग्लिश में ये जो लाइन वाला पार्ट है इसे नोड कहते हैं और 2 नोड्स के बीच वाली जगह को इंटरनोड कहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ये जो नोड वाला पार्ट है, ये एक या ज़्यादा नोड का पार्ट ज़मीन में दबा दिया जाए, क्योंकि यहीं से ग्रोथ होने वाली है। एंड टॉप ऑफ द पार्ट, जैसे अगर ये कोई प्लांट बॉडी है, ठीक है, ये अर्थ सरफेस है और यहाँ पर ये प्लांट लग रहा है और ये इसका लंबा सा स्टेम है, मुझे इसका माउंट लेयरिंग करना है। तो मैं क्या करूँगी, इसे यहाँ पर और यहाँ पर इतना पार्ट है, तो मैं क्या करूँगी, ये जो 2 नोड वाला पार्ट है इसे ज़मीन के अंदर दबाऊंगी, तो ये प्रोसेस ऐसे हो जाएगी। अब मैंने क्या किया, ये जो टॉप मोस्ट पार्ट था ये अर्थ सरफेस के ऊपर ही रखा और ये जो 2 नोड वाले पार्ट थे इन्हें बेंड कर दिया ज़मीन के नीचे की तरफ। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि 1 और मोर नोड्स को दबाया जाए एंड टॉप, इसका शीर्ष पार्ट, इस स्टेम का या इस ब्रांच का जो हम यूज़ कर रहे हैं उसे एरियल रखा जाए, यानी उसे हवा में छोड़ दिया जाए, उसके साथ इसे न दबाया जाए। आफ्टर सम टाइम, यानी कुछ समय बाद ये नोड वाले रीजन से एडवेंटिशियस रूट ग्रो कर जाएंगी फ्रॉम नोड्स और ये जो नया प्लांट यहाँ पर फाइनली ग्रो हो जाएगा। इसके अच्छी डेवलपमेंट और अच्छी ग्रोथ के बाद इसे पेरेंट प्लांट से अलग करके इस रीजन वाली सॉइल सहित इसे कहीं और प्लांट कर दिया जाएगा। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरीज। स्ट्रॉबेरीज को ऐसे बहुत ग्रो किया जाता है। इसका सेकेंड पार्ट है, और भी कुछ एग्जाम्पल है जैसे चमेली और मोगरा। इसका सेकेंड पार्ट है, यानी सेकेंड टाइप है, जिसे हम कहते हैं एयर लेयरिंग, वायु दाब या गुट्टी। गुट्टी क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाई जाती है जिसे गुट्टी कहा जाता है। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें क्या किया जाता है, किसी मोटे और हेल्दी स्टेम के ब्रांच को लिया जाता है, यानी वो जो ब्रांच जिसको हम लेयरिंग करना चाहते हैं उसमें काफ़ी सारा न्यूट्रिशन पार्ट होना चाहिए, इसलिए उसे हेल्दी और मोटा यानी फैट होना चाहिए। अब क्या किया जाता है, जैसे ये स्टेम पार्ट है, हम क्या करेंगे, इसके इतने पार्ट से इसकी जो बाहर की जो बार्क थी ना उसे हटा लिया जाएगा, जिससे प्लांट का जो इनर वाला पार्ट आता है उसका कैम्बियम, ऐदा, वो सारा बाहर से विजिबल होने लग जाएगा। तो क्या करना है, इसे एक तरह से छीलना है बाहर की तरफ से। तो इतने वाले रीजन से मैं इसे क्या करूँगी, छील देंगे। अब क्या हो गया, अब ये इतना रह गया ना, अब ये वाला पार्ट इतना रह जाएगा क्योंकि यहाँ से हमने इसे छील दिया है। अब इसके अंदर वाले पार्ट, अब इसके कंपैरिजन में ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा बाहरी पैथोजन से, तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए, और क्योंकि यही पार्ट हम रीग्रोथ के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसको कवर किया जाएगा। कवर करने के लिए मॉस
का यूज़ किया जाता है, या गीली मिट्टी का यूज़ किया जाता है, या गीले कॉटन का यूज़ किया जाता है। अब इसका यूज़ कैसे करते हैं, ये जो मैंने आपको मटेरियल्स बताए इनमें से कोई भी एक यूज़ किया जाता है और इसे इसके चारों तरफ लपेट दिया जाता है। इसके कई लेयर से लपेट दिए जाते हैं और इसे अच्छी तरह टाइटली बांध दिया जाता है। अब ये वेट मेंटेन रहे, ये गीला मेंटेन रहेगा, तभी तो इसमें रीग्रोथ होगी। उसे मेंटेन रखने के लिए क्या किया जाता है, किसी रस्सी की सहायता से यहाँ पर कोई कंटेनर लगा दिया जाता है जिसके अंदर से वाटर यहाँ पर ड्रिप इरिगेट होता रहता है, यानी कंटिन्यूसली यहाँ पर वाटर ड्रिपिंग मूवमेंट, यानी बूंद बूंद करके यहाँ पर पानी गिरता रहेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको मेंशन किया है कि अटैच विद अ कंटेनर बाय विच इट इज ड्रिप इरिगेटेड। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके वजह से ये गुट के अंदर या गुटी के अंदर, अलग अलग लोग अलग अलग तरह से प्रोनाउंस करते हैं इसे, इस गुटी के अंदर रीग्रोथ हो सके। और जब इसके अंदर एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन हो जाए और ये कुछ अच्छी हेल्दी ग्रोथ कर ले, उसके बाद हम इस पार्ट को अलग करके सॉइल में प्लांट कर देंगे। ठीक है, तो इसे देखिए, यूज्ड फॉर ट्रीज विद फैट एंड हेल्दी ब्रांचेस, क्योंकि इसकी ब्रांचेस हेल्दी होनी चाहिए, जिसकी की वजह से हम इसका आउटर पार्ट हटा पाएंगे। ब्रांचेस ऑफ स्टेम इज यूज्ड एंड इट्स बार्क, आउटर मोस्ट पार्ट को प्लांट के या पौधे के बाहर वाले पार्ट को बार्क या छाल कहते हैं। तो इट्स बार्क इज रिमूव्ड इन अ रिंग फॉर्म, या वलय के रूप में उसे हटाया जाता है। नाउ द अनकवर्ड पार्ट, यानी जिस पार्ट को हमने छील के अनकवर कर दिया, इज कवर्ड विद मॉस, वेट सॉइल, गीली मिट्टी को क्ले भी कहा जाता है, या वेट कॉटन, टू कीप दैट पार्ट मॉइस्ट, उसे नम रखने के लिए। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, गुट्टी। अब मैं इसके ऊपर ये पार्ट हटा देती हूँ, इसके ऊपर मैंने बहुत सारी कवरिंग कर दी और इसके ऊपर ये लेयर लग गई। दूसरी पेन से करके दिखाती हूँ आपको। ये मैंने इसके ऊपर बहुत सारी लेयरिंग कर दी और ये मैंने इसको टाइटली एक क्लॉथ से बांध दिया। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को गुट्टी कहा जाता है, इसलिए इस टाइप का भी नाम गुट्टी ही है। ठीक है, ये बहुत ही नया सा और बहुत ही ईजिली माउथ पे आने वाला वर्ड है, इसलिए आपको याद रखने में भी काफ़ी ईजी होगा। तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड गुट्टी। गुट्टी इज attached with a container by which it is drip irrigated. Roots appear after 4 to 8 weeks. ये काफ़ी टाइम टेकिंग समय है, कम से कम 4 से 8 हफ्तों के अंतराल के बाद यहाँ पर रूट का फॉर्मेशन होने लग जाता है। अब जो न्यूली फॉर्म्ड पार्ट है, जो नया नया बना है अभी, उसे प्लांट बॉडी से सेपरेट कर लिया जाएगा और अच्छी सॉइल में ग्रो करने के लिए रख दिया जाएगा।